हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल EDU ऑनलाइन अ प्लेटफॉर्म टू सर्व पे। दिस इज़ रूपाली और हम डील कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक से। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस वेरी टॉपिक। सो देख लेते हैं आज हम कौन से रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। So today we are dealing with cultural and educational rights, जिनमें आर्टिकल 29 एंड 30 आपको देखने हैं। सो आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें तो इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारे कंट्री में, उनके जो भी राइट्स हैं, जो भी बेसिक राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल 29। सो माइनॉरिटीज़ के जो फंडामेंटल राइट्स में माइनॉरिटीज़ से डील करने वाले, वो आर्टिकल 29 डील करता है माइनॉरिटीज़ के राइट से। ठीक है, अंडर आर्टिकल 29 कहा जा रहा है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीज़न, ठीक है, इंडियन सिटीज़न, जो मतलब कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीज़न जो इंडिया की टेरिटरी में रहते हैं, या मतलब इंडिया की का टेरिटोरियल पार्ट एक्सटेंट जहाँ तक है वहाँ रहते हैं, अगर उनकी कोई डिफरेंट लैंग्वेज वो फॉलो करते हैं, उनका स्क्रिप्ट डिफरेंट है, उनका कल्चर अलग है, तो उनको कंजर्व करना, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को कंजर्व करना स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट कि माइनॉरिटी में जो सेक्शन है उनकी लैंग्वेज को, उनके स्क्रिप्ट को, उनके कल्चर को भी प्रोटेक्शन दी जाए, उन्हें कंजर्व किया जाए। ठीक है, और आर्टिकल 29 ये भी कहता है कि कोई भी, देखिए, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें आप किसी भी सिटीज़न को एडमिशन देने से इनकार इस बेस पे नहीं कर सकते हैं कि मतलब उसका रिलीजन अलग है। लाइक रिलीजियस बेस्ड स्कूल्स, जो भी स्कूल्स हैं जो स्टेट से फंडिंग ले रहे हैं, ठीक है, जिन्हें मेंटेन स्टेट कर रही है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वो मतलब एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस। मतलब अगर कोई स्कूल कहेगा कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चों को ही यहाँ पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो स्टेट से फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई रेस के बेस पे, कास्ट, लैंग्वेज या इन चीज़ों के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। इट इज़ रिलेटेड टू समवट डिस्क्रिमिनेशन के आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को कि आपको एडमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आर्टिकल 30। देखिए, आर्टिकल 30 भी माइनॉरिटीज़ से ही डील करता है। वहाँ हमने पढ़ा कि लैंग्वेज, आर्टिकल 29 में हमने पढ़ा कि लैंग्वेज, कल्चर जो माइनॉरिटीज़ का है उन्हें कंजर्व किया जाए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उन्हें हक होना चाहिए, उन्हें राइट होना चाहिए कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश भी कर सकें और एडमिनिस्टर भी कर सकें। ठीक है, तो कोई भी माइनॉरिटी जो इंडिया में है, वेदर रिलीजियस माइनॉरिटी कह लीजिए या लैंग्वेज पे बेस्ड माइनॉरिटी कह लीजिए, माइनॉरिटी मतलब जो कम संख्या में उपलब्ध हैं, मतलब जो कम पॉपुलेशन है जिनकी, ठीक है, जो, तो ऐसी जो सेक्शंस हैं उन्हें भी राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। देन स्टेट जो ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, मतलब फंडिंग प्रोवाइड करती है, तो स्टेट को अगर कोई माइनॉरिटी सेक्शन जो है वो कि इंस्टीट्यूट बना रही है, उसे एडमिनिस्टर कर रही है, तो स्टेट हेल्प करने से, जो फाइनेंस देने से मना नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड के ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है ये माइनॉरिटी एडमिनिस्टर कर रही है, तो इस बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। उन्हें भी एड एंड हेल्प जो गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलनी चाहिए, जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूशंस को मिलती है। ओके, देन कमिंग टू द आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। देखिए, in the very first lecture of fundamental right I have told you about right to property कि देखिए 1978 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था। सो तब तक ये पार्ट 3 के अंडर आता था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की गई और क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स में से आर्टिकल 31 को निकाल दिया गया। ठीक है, रिपील कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज राइट टू प्रॉपर्टी अ फंडामेंटल राइट? तो नो, द आंसर इज नो,
द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ लीगल राइट। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विच पार्ट कवर्स राइट टू प्रॉपर्टी। सो अगर हम 1978 से पहले की बात करें तो इट वाज अंडर पार्ट 3, बट अब 1978 के बाद से इट इज़ अंडर पार्ट 12, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा डील कर रहा है? 300A। सो आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें तो इट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि डिफरेंट तरह के राइट्स हमें मिले हैं। राइट टू फ्रीडम है, इक्वालिटी राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, ठीक है। सो उन्हें मतलब उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? अगर स्टेट, हम जैसे कि हमने कहा था कि ये एक तरह से एक रिस्ट्रिक्शन है ओवर द स्टेट के वो जो आम पॉपुलेशन है उनके साथ कुछ गलत ना कर सके, ठीक है। सो हम किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करेंगे? मतलब अगर स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करिए, व्हाट कैन वी डू? तो ये जो होल प्रोसेस है कि व्हाट वी कैन डू, आर्टिकल 32 डील्स विद इट। देखिए आर्टिकल 32 के अंडर वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मतलब अगर स्टेट ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक लाइंस पहले देख लेते हैं, देन वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट। देखें इसको कंसीडर किया जाता है आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, इस तरह से पूछ सकते हैं विच आर्टिकल इज़ कंसीडर्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या ये भी पूछा जा सकता है कि हार्ट एंड सोल ये जो टर्म है ये किसने यूज़ की फॉर आर्टिकल 32, ठीक है। सो B.R. अम्बेडकर ने कहा कि जो आर्टिकल 32 है दिस इज़ द बेसिक फीचर एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 हमें राइट देता है टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, ठीक है। जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इन द नॉर्मल केस हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई लीगल राइट है या कोई भी अदर इशू है तो हमें पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, देन हाई कोर्ट एंड देन हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। देयर आर सम प्रोविजंस बट वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। देन आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स के, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को का जो वायलेशन है वो ना होने पाए, तो इन्फोर्स करना फंडामेंटल राइट्स को बाय इशूइंग रिट्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को? रिट्स इशू करके। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है। सो रिट्स का जो टॉपिक है, ऑल्दो जो आपका अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है उसके हिसाब से दिस पार्ट इज़ इनफ, बट स्टिल अगर आपका रिस्पॉन्स हमें इस वीडियो पे मिलता है, अगर आप रिट्स के बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं, इन डिटेल रिट्स को पढ़ना चाहते हैं, देन डू रिस्पॉन्ड। आप कमेंट्स में हमें बताइए। सो बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स, अगर हमें लगता है कि आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स है, सो वी विल कम विद द वीडियो ऑफ रिट्स, ठीक है। हम स्पेशली रिट्स के लिए एक लेक्चर डाल देंगे। देन अब हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि हाई कोर्ट रिट्स इशू नहीं करता है। हाई कोर्ट भी रिट्स इशू करता है, बट आर्टिकल 226 डील्स विद इट। मतलब रिट इशूइंग जो पावर है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो पावर है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है, ठीक है। इट इज़ आवर चॉइस, ये हमारी चॉइस है, ठीक है, कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। सो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट एंड वी कैन गो टू द हाई कोर्ट टू। अगर हाई कोर्ट के रिट इशूइंग पावर के बारे में बात करें तो आर्टिकल 226 डील करता है उससे, और आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 डील करता है सुप्रीम कोर्ट की पावर से टू इशू द रिट्स, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। फंडामेंटल राइट्स में आपको इतना ही पढ़ना है। सो एज आई सेड के रिट्स के लिए आपके रिस्पॉन्स पे बेस्ड रहेगा कि वो वीडियो आएगा या नहीं। सो थैंक यू वेरी मच।